हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, how we divide our business activities into different activities जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसमें हमने इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम अपनी पिछली ही कंसेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज की क्लास है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम किस पॉइंट को ऑपरेटिंग, किसको इन्वेस्टिंग और किसको फाइनेंसिंग में हम डिवाइड करते हैं, कब हमारे इनफ्लो होते हैं, कब हमारे आउटफ्लो होते हैं। आज की क्लास आपके आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास को भी प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए, जैसे आप अपनी हर क्लास को नोट डाउन कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आ स्टेटमेंट विच शो the change in cash and cash equivalents during the year। ठीक है, हमने यहां पे पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 और वहां पे हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से आइटम्स आते हैं? द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपके बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उस पे होने वाले सारे खर्चे, उससे होने वाली सारी इनकम्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। हमने यहाँ पे ये भी सीखा था कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो हमने सीखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट्स, जो आपके लॉन्ग टर्म असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड कैपिटल्स ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें हमने प्रॉपर पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे, हम अपना एक किस्म से आज की क्लास आप ये मान लीजिए आपकी टेस्ट क्लास है। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपको कितना कंसेप्ट समझ में आया। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखते हैं। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। हाउ वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं हम। सबसे पहले सिर्फ मेन हेडिंग्स के अंदर कि अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपके कैश फ्लो फ्रॉम भी आ सकता है या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आ सकता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी एक सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग्स का फॉर्मेट ले रहे हैं कि हमने अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ आपके इनफ्लोज में आंसर आएंगे, कुछ आपके आउटफ्लो में आंसर आएंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो आंसर होंगे, कुछ आंसर आपके पॉजिटिव होंगे, कुछ आंसर आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, इन तीनों का समअप हम करेंगे। जब हम प्लस माइनस इन तीनों का समअप करेंगे
तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब डिक्रीज। पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज और नेगेटिव आता है तो डिक्रीज, यानी आपके पैसा खर्च हुआ है। उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया। बेटा आपने जो भी बुक्स देखी होगी उसमें इस प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्मेट होगा। मैंने आपको ये फॉर्मेट एक बार छोटा सा फॉर्मेट करवाया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज मीनिंग बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों को हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम निकालेंगे ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इनका जो रिजल्ट आता है वो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश आता है। मतलब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही तो सीखना है कि आ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? चलिए इस फॉर्मेट्स को हम आने वाली क्लासेस में एक एक हेडिंग्स के ऊपर आपकी कई कई क्लासेस लगेगी, क्योंकि एक एक पॉइंट्स पे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं आपका। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। आप इन एक्टिविटीज को डिवाइड करो। जो जो नीचे पॉइंट्स दिए उसमें से बताइए कौन सी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कौन सी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कौन सी फाइनेंसिंग और कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे पहला पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपके लिए क्या होता है? आपके लिए एसेट्स होता है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी ये आपकी कैपिटल, कंपनी की कैपिटल से बिलोंग करता है, और कंपनी से की जो कैपिटल होती है उससे रिलेटेड आइटम्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? कैश सेल, और कैश सेल आपकी कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, क्लियर? आप मुझसे फास्ट भी कर सकते हैं, मेरे से फास्ट करते जाइए और फिर मेरे साथ साथ आंसर को टैली भी करते चलिए। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने पढ़ा। देखो ऑपरेटिंग क्या होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग आपके लिए एसेट्स, और फाइनेंसिंग आपके लिए जो होता है कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड। तो आपके प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये आपके लिए क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। आपने ओल्ड मशीनरी को सेल किया है तो ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। क्लियर? चलो एक और चीज करते हैं। इन क्वेश्चन में साथ साथ हम ये भी देखते हैं ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अगर हमने परचेज किया है तो हमारे लिए क्या होगा? आउटफ्लो। परचेज किया है तो आउटफ्लो, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स है, आपके पास पैसा आया, कौन सी हेडिंग के अंडर आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आया, तो ये आपके लिए क्या होगा? ये आपके लिए होगा इनफ्लो। कैश रिवेन्यू, कैश सेल हुआ, ये भी आपके लिए क्या होगा? इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आपके लिए क्या है? ये भी आपके लिए इनफ्लो है, क्योंकि पैसा आ रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये तो हमने पढ़ लिया था, इन्वेस्टिंग है, सेल हो रही है, तो ये भी आपके लिए इनफ्लो होगा। कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव्ड करना कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और आपके लिए इनफ्लो, क्योंकि पैसा आ रहा है। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड, आप कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, क्योंकि पैसा आ रहा है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां से बिलोंग करती है? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से बिलोंग करती है, तो ये आपके लिए इन्वेस्टिंग है। और परचेज है,
परचेज का मतलब आपने पैसा खर्च किया है यहाँ पर, ये आपके लिए आउटफ्लो हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखो प्रेफरेंस शेयर्स आपके लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का पार्ट है, तो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और रिडीम कर रहे हैं यानी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे लिए आउटफ्लो हो जाएगा। कैश परचेजेस, अब कैश परचेजेस यानी परचेजेस ऑफ गुड्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके लिए कैश परचेज है, तो आउटफ्लो। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग में आपके लिए प्रोसीड्स हो रही है सेल, तो इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनफ्लो को प्लस लिख लूंगा और आउटफ्लो को मैं माइनस लिख लूंगा। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल आपने परचेज की है यानी आपने असेट्स परचेज किया है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपने परचेज किया है, तो आउटफ्लो। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश पे किया है, आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, हमने पढ़ा था जो भी बोरोइंग्स और कैपिटल की इंक्रीज में आपके जो भी कॉस्ट लगती है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इसलिए ये आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और इंटरिम डिविडेंड पे किया है, आउटफ्लो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज यानी हमारे वर्कर्स, इसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग और आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके लिए असेट्स होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, सेल से आपके पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे हमने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और आप पे कर रहे हो, आउटफ्लो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और पे करे हैं, तो आउटफ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने पढ़ा था, इट मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, और नो फ्लो, इनके बीच में जो भी मूवमेंट्स होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स हेल्ड इन्वेस्टमेंट, देखो अगर आपने डिविडेंड रिसीव्ड किया है, आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो आपको डिविडेंड मिला। अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि ये सर फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल। जब कुछ नहीं बताया होता तो हम नॉन फाइनेंशियल कंपनी लेके चलते हैं, तो उस सिचुएशन में ये आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग में, और रिसीव्ड कर रहे हो, इनफ्लो। बट अगर मान के चलो ये फाइनेंशियल कंपनी होती, अगर ये फाइनेंशियल कंपनी होती, उस सिचुएशन में ये आपका पॉइंट आता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है तो उसमें लोन देना, लोन लेना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होते हैं। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो क्लियर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका इनफ्लो होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आपका इनफ्लो। इनकम टैक्स पेड, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है, और आपने पे किया आउटफ्लो। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, देखो एक चीज ध्यान रखना
कि जब भी डिविडेंड पे किया जाता है ये आपकी कैपिटल पे किया जाता है, आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल पे किया जाता है। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। सर डिविडेंड रिसीव्ड के टाइम में आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डिविडेंड जब हम रिसीव्ड करते हैं तो हमें ये किस पे करना है? इन्वेस्टमेंट पे। वहां पे हमें चेक करना है कि यार वो फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो आपके लिए हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो आपके लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट डिविडेंड पे जो किया जाता है वो कंपनी की शेयर कैपिटल पे किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। इसलिए डिविडेंड पेड हमेशा आपका जो ट्रीट होगा वो हमेशा ट्रीट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग में आपका आउटफ्लो। रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है? असेट्स है, और उसके ऊपर होने वाला जो अगर उसको खरीदने में जितने भी एक्सपेंस पे करते हैं तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। ठीक है, और आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कैश क्रेडिट ये भी आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर ये इंक्रीज होगे तो इनफ्लो होगा, डिक्रीज होगे तो ये आपके लिए आउटफ्लो होगा। क्लियर? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये आपके लिए कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपने यहां पे सीखा हम किन आइटम्स को ऑपरेटिंग लेते हैं, किन आइटम्स को हम इन्वेस्टिंग लेते हैं, फाइनेंसिंग लेते हैं या कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। हालांकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बट मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी इन चीजों से रिलेटेड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, आपको बताना है इनफ्लो आउटफ्लो या नो चेंज। ठीक है, कि आपके कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, ये कैश पे कोई भी अफेक्ट नहीं आना। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स बुक वैल्यू 50,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000 रुपीज। हमने 50,000 के आइटम्स को लॉस में बेचा। यार लॉस में भी बेचा तब भी पैसा तो आ ही रहा है ना, कैश तो आपके पास आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगा? इनफ्लो होगा। सर लॉस का क्या करेंगे? लॉस का हम आगे सीखेंगे कि लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। बट आप एक चीज देखो, अगर 50,000 के आइटम्स को हमने 40,000 के लॉस में भी बेचा तो 10,000 रुपीज तो आ रहे हैं ना आपके पास। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? ये शो करता है कि आपके पास कैश आया, गया या कोई चेंज नहीं। जो चेंज नहीं होता वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। क्लियर? फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। हमने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है कैश में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। अगर हमने यही क्रेडिट पे परचेज किया होता तो कोई भी चेंज नहीं आता। परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, अगर हमने शेयर्स इशू करे हैं, कब करे हैं? जब हमने असेट्स परचेज किया, यानी देयर इज अ बार्टर सिस्टम। असेट्स हमने परचेज किया, बदले में हमने शेयर्स इशू करे, तो क्या हमारे पास कोई कैश में फ्लो आया? नहीं आया, तो दिस इज नोन एज द नो फ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अगर हमने कैश रिसीव्ड किया है डेटर से तो ये आपके पास क्या है? पैसा आ रहा है, इनफ्लो। बहुत सिंपल पॉइंट्स है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में क्या होगा? नो फ्लो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हेन देयर इज मूवमेंट बिटवीन द आइटम्स अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में कोई भी मूवमेंट्स होती है तो उससे ना इनफ्लो आता ना आउटफ्लो आता, वो एक कैश इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कैश इक्विवेलेंट में, तो नो फ्लो। ऐसे ही कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक है तो ये भी नो फ्लो होगा। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, हमने फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करे हैं
तो ये भी आपके लिए नो फ्लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कोई भी कैश नहीं लिया इनके बदले। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को उसी कॉस्ट पे बेच दिया। अगर हम उन्हें उसी कॉस्ट पे बेच दिया तो नो फ्लो, सॉरी क्या आएगा? नो फ्लो। ठीक है, अगर हमने उसी रेट पे बेच दिया। क्लियर? उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। डिक्लेरेशन, अब देखो एक चीज इस पे देखते हैं, इस पे अगर हमने प्रॉफिट पे बेचा होता या लॉस पे बेचा होता, प्रॉफिट पे बेचा होता तो हमारे लिए इनफ्लो होता क्योंकि पैसा बढ़कर आ रहा है। ठीक है ना? और अगर हमने लॉस पे बेचा होता तो आउटफ्लो हो जाता क्योंकि पैसा कम होकर आ रहा है हमारे पास। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगर हमने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर, यार डिक्लेयर ही तो किया है ना, पे तो नहीं किया, तो नो फ्लो। क्यों? क्योंकि जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये एनुअल जनरल मीटिंग में जब पास आउट होगा तभी तो पे करेंगे, अभी तो सिर्फ डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे नो फ्लो आ जाएगा, कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अगेंस्ट हमने बैड डेब्ट्स वगैरह किए हैं तो यहाँ पे भी हमारे लिए नो फ्लो, कोई भी फर्क नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये इम्पैक्ट देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंट्रीम डिविडेंड, अगर आप इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, इंट्रीम डिविडेंड जब भी डिक्लेयर किया जाता है तो ये 7 डेज के अंदर पे किया जाता है, इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ इंट्रीम डिविडेंड ये आपके लिए आउटफ्लो होता है। क्लियर? क्योंकि ये आपको विद इन 7 डेज आपको पे करना होता है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, आपने करंट इन्वेस्टमेंट वही मूवमेंट्स बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें मूवमेंट्स हो रही है तो ये नो फ्लो होगा। क्लियर? देयर इज नो फ्लो। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो इनफ्लो, क्योंकि पैसा आ रहा है, चाहे उधार से आ रहा हो पैसा तो आ रहा है। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, आपने अपने क्रेडिट्स को, अपने बोरोइंग्स को कम किया है तो इट इज नॉन एज द आउटफ्लो। ये क्या है आपके लिए? आउटफ्लो। क्लियर? पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन से आइटम कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है या नो फ्लो होता है, क्या आइटम्स है। चलिए अब एक क्वेश्चन, अब ये छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन किस तरह से आपके वाइवा वगैरह में पूछे जा सकते हैं। स्टेट आर ट्रांजेक्शन डेट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो किसी भी तरह का बिजनेस हो बट वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही माने जाते हैं। ये आइटम कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब किसी और एक्टिविटीज में नहीं आते। कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कंसीडर किया जाता है? देखो, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जैसे सैलरीज एंड वेजेस, ये आप पे कर रहे हो तो कोई सी भी कंपनी हो, सैलरीज और वेजेस किसको पे किया जाता है? एम्प्लॉयज को, लेबर्स को, और वो सब किससे बिलोंग करता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, या रेंट पेड वगैरह, ये सारे पॉइंट्स आपके आ सकते हैं। फिर है इसी तरह से आपको एक ट्रांजैक्शन बताना है जो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, यानी वी कैन से परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, उन एसेट्स को परचेज करना आपका हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्लियर? विच आर परचेज नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते, उसे हम मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है, अब फिक्स एसेट्स तो मैंने एक आपको लिख दिया, आप परचेज ऑफ मशीनरी लिख सकते हो, परचेज ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर?
फिर है कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो, कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। हमने पढ़ा कौन सा खर्च, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डिविडेंड पेड इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड पेड हमेशा जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो आपकी कैपिटल के ऊपर पे किया जाएगा, और कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट लगती है डेट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब देखो एक और मजे से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ अ पार्ट ऑफ विच इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका कुछ पार्ट तो इन्वेस्टिंग में आए और कुछ पार्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए। ठीक है, अब कोई एक ऐसा कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग में और कुछ पार्ट आपका फाइनेंसिंग में, इसके लिए हम कह सकते हैं परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी असेट्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज किया है, अगर हमने कोई भी असेट्स इंस्टॉलमेंट पे परचेज किया है तो इट कैरीज टू आइटम्स। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स होगी, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होगी उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा, प्रिंसिपल, पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इंटरेस्ट। अब जो प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, प्रिंसिपल आपके लिए होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल आपके लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए ये बोरोइंग से रिलेटेड है, बोरोइंग से रिलेटेड होगा तो ये आपका होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? कंफर्म? देखो आज की क्लास में मैंने आपको कोई भी नया कंसेप्ट नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आप पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसको बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने सारा रिवाइज किया था, बट आज की क्लास के बाद वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हमारा रिवाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखना स्टार्ट करेंगे हाउ वी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाउ वी कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम ये सारी एक्टिविटीज में कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, कहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम आएगा, कहाँ वो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट जब तक आप अपनी पिछली और ये वाली ये दोनों क्लासेस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, और फिर हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को एंड करने से पहले वही रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए कि आपको वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, आपको क्या पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और क्या पार्ट आपको बोरिंग लगा, ताकि हम अपने आप में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।